अब तक की हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज की अहम खबर आपको देंगे। भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव का अंजाम करीब आ चुका है। भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय नेवी के दहशतगर्द कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सजाए मौत की तस्दीक भी कर दी है और कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब अब तक को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा कि इस सज़ा के फैसले के बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये एक दहशतगर्द है जो कि दहशतगर्दी का एक नेटवर्क चला रहा था, और जिस तरह हम पाकिस्तान में बाकी दहशतगर्दों को सजाएं देते रहे हैं, इसी तरह उसको भी दी है। आपको पता है कि हमारे तकरीबन 161 के करीब सजाए मौत लोगों को दी गई, जिसमें से 22-23 एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बाकी शायद इंतजार कर रहे हैं। तो इसी तरह है, इसने भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया था। इसके केस की नौयत बड़ी सीरियस है, क्योंकि ये पूरे बलूचिस्तान में अफरा तफरी इसने फैलाई हुई थी। वहाँ दहशतगर्दी के वाकयात, कराची में इसके नेटवर्क के कोई 300-400 लोग पकड़े गए और बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो इन हालात में तो मौत की सजा जो एक ही दफा दी जा सकती है, वरना ऐसे लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो फैसला अब पाकिस्तान की जानिब से। अमजद शुएब साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। अच्छा अमजद साहब, फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, ये फैसला तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है जो कि पाकिस्तान की जानिब से किया गया। अब आपको लगता है कि भारत को बहुत से जो ममालिक हैं वो सपोर्ट भी करेंगे, और अगर सपोर्ट की बात करें तो शायद सबसे पहले अमेरिका खड़ा होगा। अगर अमेरिका पाकिस्तान पे कोई दबाव डालता है तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल हो सकती है? फिर मेरा ख्याल है कि दबाव वाली बात तो ठीक है आपकी, कि वो भारत जो है वो भाग दौड़ तो करेगा दाएं बाएं से, लेकिन हमारे पास सबूत है, सब कुछ है, और हमें हमारा अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। हमें जो भी उसके हमायती हों जो करें, उनको वाज़े बता दिया जाए। उनके अपने ममालिक में जब ये वाक़यात होते हैं तो क्या वो बंदा छोड़ देते हैं? वो कोई भी नहीं। हमारी वहाँ पे आफिया बैठी है, छोटा सा उसका केस था, 86 ईयर्स की, उसको सजा टिका दी उन्होंने। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी का दबाव मानना चाहिए। हमें उनको बड़े तरीके से डिप्लोमेटिकली, पोलाइटली उनको समझाना चाहिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसमें हमारी अपनी कौम में बड़ा बुरा रिएक्शन होगा अगर हम इस तरह छोड़ दें। हम अपने लोगों को ये सजाएं दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में कहें कि जी भारतीय जिसने इतनी ज्यादती की हो तो उसको छोड़ दिया जाए, कैसे हो सकता है? अमजद शुएब साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ, एक हाजिर सर्विस ऑफिसर, क्या इसकी कोई मिसाल मिलती है? देखिए, जंगों में तो ये जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह हुई, उसमें तो लोग पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन आम हालात में, पीस टाइम में, इन औकात में कभी भी ऐसा वाकया हुआ नहीं। अमूमन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो जिस मुल्क के अंदर काम करना होता है वहाँ के लोगों को इस्तेमाल करती हैं, और नेटवर्क का पता चल जाता है, नेटवर्क तोड़ भी दिया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि पूरे नेटवर्क के पीछे कौन है। ये जो है उसका पकड़ा जाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो अपने मुल्क से करते हैं। तो ये तो बड़ी मुश्किल से ये शख्स जो है ये इधर बलूचिस्तान आया हुआ था, तो उसका पता चला मशक्किल के इलाके में था, वहां से पकड़ा इसको। अच्छा अमजद साहब, ये फरमाएगा क्योंकि भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि वो मानते नहीं हैं कि ये जासूस है रॉ का। दूसरी चीज़ ये कि वो ये कहते हैं कि अगर कुलभूषण यादव अगर जासूस होता भारतीय तो वो इंडियन पासपोर्ट अपने पास नहीं रखता। आपको क्या लगता है? दूसरी जानिब अब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को भी तलब किया गया है, और उसके बाद मजम्मत भी की है, भारत ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और उनका कहना है कि हमें तो तमाम तर सूरत हाल से आगाह ही नहीं किया गया। आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं भारत की जानिब से? एक तरफ मानते नहीं है, दूसरी तरफ एहतजाज करते हैं। इनको आगाह किया था फॉरेन ऑफिस ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने लेटर लिखा था इनको, जिसमें बताया गया था कि इसके कनेक्शंस क्या थे, और ये भी लिखा था कि इंडिया में कौन कौन इसको ऑर्डर्स दे रहा था, कहाँ से चला रहा था, और बल्कि हमने उन लोगों तक रसाई भी मांगी थी जो नहीं दी इन्होंने। तो बात यह है कि भारत तो यही कुछ कहेगा जो वो कह रहा है, लेकिन फैक्ट यही है कि आपके पास सबूत है, आपके पास सब कुछ है, आपने उसकी बुनियाद पे सजा दी है। अब इस सज़ा के ऐलान के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनली अपना जो फोकस है, जिस तरह से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको किस तरह से पेश कर सकेगा, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उसको ख़तरात लाहक़ हैं उसमें कितनी मदद मिलेगी?
देखिए, दहशत गर्दी तो बारसूरत जब तक इसका नेटवर्क हमने तोड़ा तो उससे दहशत गर्दी कम तो हुई, क्योंकि एक नेटवर्क दोबारा एस्टेब्लिश करने में दुश्मन को वक्त लगता है। फिर यह है कि जब वो दोबारा को नेटवर्क बन जाता है इसी तरह तो फिर चीजें चल निकलती हैं। कमी तो हुई है, लेकिन ये कहना कि इसके जाने से दहशत गर्दी मुकम्मल खत्म होगी, नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन से, ईरान की सरजमीन से, ये वो हम ममालिक हैं जो इनकी मदद कर देते हैं, और ये जो कुछ होता है हमारे मुल्क में वो इस तरह कुछ ना कुछ होता रहेगा। बहरहाल जब भी कोई पकड़ा जाएगा उसको सजा तो इसी तरह ही होगी। ठीक है अमजद साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया सामने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ वो आइडियल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन है इस वक्त, हमारे साथ मौजूद रहिएगा अमजद शुएब साहब। इस वक्त हमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी इस बारे में तज्जिया हम लेंगे। बहुत शुक्रिया अब तक न्यूज़ का वक्त देने के लिए। ये फरमाएगा कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इस वक्त में, इस टाइमिंग पे ये फैसला करना कितना ज़्यादा अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान आगे बढ़कर दुनिया को एतमाद में लेने की कोशिश करे कि कलभूषण अमकाने नहीं आए थे, पाकिस्तान में तख्तियारी के लिए आए थे, जो साबित है। दूसरी बात यह है कि हर मुल्क को अपने दिफा का और सिक्योरिटी का हक है, पाकिस्तान को भी है। तो यह हमारे अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि जो हमें बर्बाद करने, तख्तियारी करने के लिए यहाँ आते हैं उनके साथ हम हिसाब किताब करें। फिर हिंदुस्तान का जो मायन है, ज़ाहिर है कितनी यारी दोस्ती और अच्छे अल्फाज मासूम में इस्तेमाल किए गए उनके लिए, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद उन्होंने हमें जवाब में कलभूषण यादियों का तोहफा दिया। इसलिए हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की तरफ सोचने वाले तमाम लोगों के लिए एक पैगाम होगा कि हम अपने मुल्क की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे, और जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं हम उनके साथ भी हिसाब किताब करेंगे। सिराजुल हक साहब, ये भी फरमाइएगा कि इस फैसले की टाइमिंग के हवाले से भी बात की जा रही है, लेकिन इस फैसले की अहमियत कितनी है पाकिस्तान के लिए? ज़ाहिर इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, और अब इंडिया भी एक प्रोपेगंडे का एक तूफान खड़ा करेगा, और ज़ाहिर उसकी लॉबिंग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, खुसूसन इन दिनों जब अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा एक एतमाद मिला है, हौसला मिला है, और दोनों के कारोबार गद्दारी की वजह से भी उनका अपना एक पोजीशन है। लेकिन अपनी सिक्योरिटी पर तो हम किसी भी सूरत में मुसालहत नहीं कर सकते हैं, और हमें जज्बात में फैसला तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इदारे और ज़िम्मेदारान कहते हैं कि हमने पूरी तहकीक के बाद ये डिसीजन लिया है और वो इन्वॉल्व है, तो ज़ाहिर है कलभूषण अकेला भी नहीं होगा, उसके साथ एक नेटवर्क भी है, और उसका भी पूरी तरह अवाम के सामने आना चाहिए। तो ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी का, दिफा का, मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है, और हम सियासत से बालातर होकर इस मसले में हर उस इक़दाम के साथ है जिसमें मेरी कौम, मेरी धरती और मेरे मुल्क की हिफाजत यकीनी हो। बिल्कुल सिराजुल हक साहब, जैसे आपने फरमाया कि भारत इस सिलसिले में प्रोपेगेंडे का तूफान भी खड़ा कर रहा है, आपको लगता है कि यकीनन अब जो भारत है वो दीगर ममालिक के दरवाजे खटखटाएगा, उनसे सपोर्ट चाहेगा, और अगर अमेरिका से सपोर्ट चाही भारत ने और अगर अमेरिका ने प्रेशराइज किया पाकिस्तान को, तो फिर आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान का लाहे अमल क्या होगा, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा? ये पाकिस्तान की सलाहियत पर है कि आगे बढ़कर दुनिया को एतमाद में ले ले, सफारत खानों को इकट्ठे कर ले। पाकिस्तान सारी दुनिया में एक लाबी है हमारा, उसको हम इकट्ठे कर ले। प्रोपेगेंडे की लड़ाई है, हमें आगे बढ़कर इक़दाम करने की जरूरत है, लेकिन हमें बिल्कुल दबाव में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि हमारे मुस्तकबिल का मसला है। आज अगर कलभूषण को हम दबाव में आकर छोड़ते हैं तो कल सैकड़ों और हजारों और कलभूषण बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी में आएंगे। बिल्कुल, सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। जिस तरह से सिराजुल हक साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की सलाहियत पर मुनहसर है कि अब वो फैसला क्या करता है, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी अमजद शुएब साहब, आपको आवाज़ आ रही है? गालिबन अमजद शुएब साहब से इस वक्त हमारा राब्ता बहाल नहीं है। सिराजुल हक साहब, जिस तरह से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कहा कि पाकिस्तान की सलाहियतों पे मुनहसर है कि अब फैसला क्या होगा। आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बाद भारत को कितना बड़ा मैसेज जाएगा, किस तरह की कार्रवाइयों से बाज रहे? अगर
خدا نخواستہ ہمارا کوئی اس رتبے کا آدمی وہ پکڑتے تو اس کو تو پنجرے میں بند کر کے ملکوں اور سفارت خانوں میں گھماتے اور اقوام متحدہ کے دروازے پر اس کو رکھتے کہ یہ دیکھ لے پاکستان کا اصل چہرہ. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو رسوا کیا، ان کے چہرے سے، مکرو چہرے سے بالکل نقاب اٹھ گیا ہے، حقیقت سامنے آ گئی ہے. میں ضروری ہے کہتا ہوں کہ پاکستان پر دباؤ آئے گا، لیکن اس دباؤ کو برداشت کرنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو محفوظ بنا لیں. اچھا سراج الحق صاحب، بھارت کی جانب سے دیکھا جائے تو یقیناً بھارت جیسے پروپیگنڈے کرتا ہے اور جو بھی ان کے خلاف جو بھی ثبوت ملتے ہیں اور پاکستان اس پہ بات کرتا ہے، جب ثبوت دکھاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بھارت تلملا اٹھتا ہے. ابھی بھی بھارتی اگر میڈیا کو دیکھا جائے تو وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک پروپیگنڈا انہوں نے اپنے میڈیا پہ شروع کیا ہوا ہے، زہر اگل رہے ہیں وہ، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اعترافی بیان کلبھوشن کا تھا وہ بھی جھوٹا تھا. یہ جو تمام چیزیں ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ را کا ایجنٹ تھا وہ بھی جھوٹ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھارت کی جانب سے چوری اور سینہ زوری والی ایک مثال پوری اترتی ہے ان پہ؟ دیکھیے، اگر بھارت جھوٹ بولنے پہ نہیں شرماتا ہے تو ہمیں بھی سچ بولنے پر نہیں شرمانا چاہیے. اور سچ ایک طاقت ہے، اگر ہم پورے غیرت اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھے دنیا ہمارا ساتھ دے. جانب سے کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے؟ جس طرح سے ابھی انہوں نے بھی بتایا کہ بھارت اس تمام چیزوں کو ماننے سے انکار ہے، بلکہ شکوے کرتا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا. دفتر خارجہ میں ہمارے پاکستان کے نمائندے کو بلا کر بھی انہوں نے تنبیہ کی ہے. اس تمام تر صورتحال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کے موقف پر؟ دیکھیے، بھارت کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. آپ ان کو ہم بھیجیے، آپ ان کو ساڑیاں بھیجیے، آپ ان کو دی موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم خود اعتراف کرتا ہے کہ بنگلہ دیش بنانا میرا ہاتھ ہے. اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم ان سے کوئی خیر کا توقع رکھے؟ آپ نے جنگ سے بچنا ہے تو راستہ یہی ہے کہ جنگ کے لیے تیاری کرے. اگر آپ تیاری نہیں کرتے ہیں تو آپ پر جنگ ضرور مسلط ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بھی بہت ساری اسلامی دنیا ہے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. جمہوری دنیا ہے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. دنیا کے انٹیلیجنشیا ہے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو 65 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے تو اسکول کے بچے جل گئے ہیں، ہمارے تو چوک اور چوراہے خون آلود ہو گئے ہیں ایسی کلبھوشن ان کی وجہ سے. اب اگر ان پہ ایک بات ثابت ہو گئی ہے تو ان کو سزا دینا بھی ہمارے عدالتوں کا اور ہمارے ریاست کا حق ہے. یہ بھی فرمائے گا کہ جس طرح سے بلوچستان سے لے کر کراچی تک اس نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ اس نے تباہی مچائی، نہ صرف تباہی مچائی بلکہ لوگوں کو پیسہ بھی دیا، ٹریننگ بھی دی. اتنے بڑے اعترافی بیان کے بعد میں نہیں سمجھتا، یا آپ بھی یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ اس کو کوئی رعایت دی جائے. کلبھوشن کی گرفتاری پر انڈیا کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس میں معافی مانگنے کی بجائے ایسے منطق پیش کیے کہ جس طرح ان کا آنا جانا یہ ان کے لیے خالہ جان کا گھر ہو. اس لیے ہم سیاست سے بالاتر ہو کر پوری قوم اس مسئلے پر ایک ہے. ہمیں ایک پرامن پاکستان کی ضرورت ہے، اور پرامن پاکستان تب بنے گا جب اس طرح غداروں کو سزا ملے. اچھا سراج الحق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کشمیر پر بھی انتہا پسندی جا رہی ہے. وہاں پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے دہشت گرد دوسری جانب جو اپنے جاسوس ہیں وہ دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے، قتل و غارت گری پھیلانے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک ان کا بڑا جاسوس کیونکہ پکڑا گیا ہے، اس کے بعد کیا یہ بھارت کے لیے میسج نہیں ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنے جاسوس مزید بھیجنے کے لیے وہ چوکنا رہیں اور وہ بالکل الرٹ رہیں، کیئرفل رہیں کہ اب ایسا کام نہیں کرنا؟ دیکھیے، کلبھوشن کو یہ سزا سنانے کے بعد تو ہمیں اور بھی چوکنا رہنا پڑے گا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جس طرح مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی میں ملوث ہے اور قتل عام میں ملوث ہے اور نسل کشی میں ملوث ہے، وہ بھی ان کے خلاف ایک بہت بڑا کیس ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومت ان کو اس طرح اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح ان کے مظالم ہے. تو اس وقت چونکہ ہمارے ہاتھ میں ان کا ایک ایجنٹ موجود ہے اور ایک بہت بڑے رتبے کا آدمی ہے، ان کے پوزیشن بہت کمزور ہے. صرف ہمیں استقلال اور استقامت دکھانے کی ضرورت ہے.
सिराजुल हक साहब, ये हम जानना चाहेंगे, जब अजमल कसाब का मामला हुआ था उस वक्त जब पाकिस्तान ने पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया था और पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं मचाया था जिस तरीके से भारत में इस वक्त किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि भारत जो सच है उसको खुले हाथों से, खुले दिल से क्यों नहीं तस्लीम करता है? देखिए, अजमल कसाब और कलभूषण के केस में जमीन और आसमान का फर्क है। वो इस तरह एक सरकारी आदमी नहीं थे, एक आम आदमी था, और उसके बारे में भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये तो एक फौजी ऑफिसर है जिसने खुद भी एतराफ किया है, जो यहाँ पकड़ा गया है और जिसका एक नेटवर्क भी है, इसलिए पाकिस्तान का पोजीशन बहुत मजबूत है, इसलिए एकदम हक पर है। लेकिन अब हक से हक साबित करना, इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी अब तक से गुफ्तगू कर रहे थे।